तो ये ज़मीन है, ज़मीन पे एक बॉडी मौजूद है हमारे पास, ठीक हो गया, सही है। ये बॉडी है 50 किलोग्राम की, बताओ इसका कुछ ना कुछ मास है? जी सर है। दोस्तों अगर कोई अभी हमसे पूछे कि इस पर कोई फोर्स लग रही है तो हम कहेंगे जी सर फोर्सें लग रही हैं। सबसे पहली फोर्स तो इस बॉडी का वेट है जो कि उसे कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ। भाई हर बॉडी का वेट उसे कहाँ खींच रहा होता है? तो ये एक बॉडी है, जी सर है, तो इसके पास वेट की फोर्स है जो कि इसे कहाँ खींच रही है। एक और फोर्स भी लग रही है, वो इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल इस पे दोस्तों दो फोर्सें लग रही हैं। क्या लग रही हैं? लेकिन उन दो फोर्सों के नतीजे में दोस्तों क्या ये हमें मूव करता हुआ दिख रहा है? नहीं, इसके अंदर कोई मूवमेंट दिख रही, ठीक है, इसके अंदर फ़िलहाल कोई मोशन नहीं है। हालांकि इसके पास फोर्स भी है, लेकिन फोर्सें इस तरीके से लग रही हैं कि वो फोर्सें एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं? ख़त्म कर रही हैं। मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि अगर इस मार्कर पे मैं लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगाऊं तो कहाँ जाएगा? लेफ़्ट पे। अगर राइट की तरफ फोर्स लगाऊं तो कहाँ जाएगा? अब बताओ, मैं लेफ़्ट और राइट दोनों पे फोर्स लगा रहा हूँ। जी सर, मैं लेफ़्ट और राइट दोनों पे फोर्स लगा रहा हूँ। बताओ ये लेफ़्ट पे जा रहा है, बताओ ये राइट पे जा रहा है? नहीं, वजह क्या? फोर्स नहीं लग रही? लग रही है सर, अभी भी फोर्स लग रही है, लेकिन दोनों बराबर फोर्सें हैं। इधर अगर आपने 70 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो इधर भी, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं? ख़त्म कर रही हैं। तो जो नतीजे वाली फोर्स आ रही है, जो जवाब आ रहा है, नतीजा आ रहा है, लुब्बे लुबाब आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या आ रहा है सर? ज़ीरो। यानी दोस्तों अगर ये एक बॉडी है, एक फोर्स हमने इस तरफ लगाई 70 न्यूटन की और एक फोर्स हमने इस तरफ लगाई, दोनों फोर्स से बराबर हैं। यही 70 न्यूटन इस तरफ खींचना चाह रहा है और एक दूसरा 70 न्यूटन, तो ना ये इस तरफ जाएगा ना सर ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 70 न्यूटन ने इस तरफ जा रहा है, ना ये वाला 70 न्यूटन इस तरफ लेके जा पा रहा है, ना ये वाला इस तरफ लेके जा पा रहा है, यानी इसके अंदर मोशन होगा, इसके अंदर मूवमेंट होगा नहीं। जब मूवमेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे इस पर कोई फोर्स लग रही। कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है? फिर आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, पहले आपने खुद फोर्स लगाई और फिर बोला कि इसके अंदर मूवमेंट दिख रही है। नहीं, जब मूवमेंट नहीं दिख रही तो फिर फोर्स क्या होगी? हमने कहा सर कितने न्यूटन की फोर्स, हालांकि दो फोर्सें आपने लगाई हैं, फिर आप कह रहे हैं कितने न्यूटन की फोर्स। देखो दोस्तों जहन में रखो, ये है पहली फोर्स, इसका नाम F1, ये है दोस्तों दूसरी फोर्स, इसका नाम F2। F1 और F2 इस तरीके से लगे कि दोस्तों इनका जवाब क्या आया? ज़ीरो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मैथ में आपने पढ़ा होगा, मिस सुनैना ने आपको बताया होगा कि 70 और 70 के साथ ऐसा क्या करें कि जवाब ज़ीरो आए। तो 70 में से 70 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो जवाब क्या आएगा? और हमें भी ऐसा ही दिख रहा है सर कि अगर ये 70 का लगाऊं, ये 70 का लगाऊं, तो अब ये मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स बन रही है इस 70 और इस 70 की वजह से, वो कितनी है? ज़ीरो। कितनी है दोस्तों? लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, ये वाली फोर्स हो गई 100 और ये 70 है, बताओ अब ये मूव करेगा? जी सर मूव करेगा। किस तरफ जाएगा? 100 वाले की तरफ जाएगा। कितनी फोर्स से? 30 की फोर्स से जाएगा सर, 100 से नहीं जाएगा। क्यों सर? 70 तो इसके बाद पहले भी था, 70 तो वो इस 70 के असर को क्या कर रहा था? ख़त्म। तो अब अगर 100 आपने लगाया तो ये कितने से जाएगा दोस्तों? 30 से जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर एक बॉडी है उस पर एक तरफ मैं 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और एक तरफ मैं 70 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो 100 और 70 के साथ ऐसा क्या करोगे? जवाब 30 आए, माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 70 था, ये 70 था, तो जवाब कितना था? ज़ीरो। तो तब कोई फोर्स बच रही? 70 और 70 दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रहे थे? ख़त्म। तो हम कह रहे थे जो बचने वाली फोर्स है, यानी जो नेट फोर्स है, वो क्या थी पहले? ज़ीरो। अब अगर इस केस में देखें कि ये 100 और ये 70, तो देखो इस 100 के अंदर 70 भी होगा और इसी 100 के अंदर 30 भी होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका 70 को क्या कर देगा? ख़त्म। अलबत्ता बाकी कितना बच गया? 30 बच गया दोस्तों। ये जो 30 की फोर्स बच गई है, 30 तो असल में कौन सी फोर्स है? नेट फोर्स है। कौन सी फोर्स है? अगर किसी बॉडी के पास, किसी सिस्टम के पास कौन सी फोर्स बचे? नेट फोर्स बचे, तो दोस्तों वो बॉडी फिर एक्सेलरेट करती है। क्या करती है सर? एक्सेलरेट करती है। अगर बॉडी के पास नेट फोर्स होगी
तो सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, अभी जरा समझते हैं इस बात को कि इस पे फोर्स लग रही है सर, इसके पास बॉडी का वेट है, फोर्स लग रही है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है तो ज़मीन भी इस पे क्या लगा रही है, और अगर ज़मीन पे कुछ रगड़ है तो फ्रिक्शन की फोर्स भी है। लेकिन फिलहाल मैं इन तमाम फैक्टर को साइड पे रख रहा हूँ, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सादी सी बात अगर मैं आपसे बयान करूँ दोस्तों, अब मैं अगर इस पे लगाऊँ फोर्स, अब अगर हम इस पे क्या लगाएं दोस्तों, फोर्स लगाएं, ठीक हो गया। तो जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे दोस्तों तो ये क्या करेगा, मूव करेगा सर, ये क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक हो गया, सही है। तो जब ये मूव करेगा, जब ये मूव करेगा तो पहले ये किस में था भाई, रुका हुआ था। अब ये मूव किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई सर, और ये जो वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी के चेंज से क्या बना, वेलोसिटी के चेंज से बनता है सर क्या, एक्सेलरेशन बनता है। बताओ ये एक्सेलरेशन कब बना, जब आपने यहाँ से एक फोर्स दी। अब ज़रा गौर करना है, चीज़ों पे ज़रा गौर करना है दोस्तों। हो सकता है ये एक बहुत भारी बॉडी और मैंने इस पर हल्की सी फोर्स दी, हल्की सी फोर्स दी, तो ये मूव करेगी नहीं। वजह, क्योंकि उस तरफ से भी कोई फोर्स लग रही होगी जो कि इसे मूव करने दे रही, सही हो गया, ठीक है। अलबत्ता फॉर एग्जांपल यहाँ से भाई दोबारा एक बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई है, मैंने उस पर यूँ करके क्या लगाई, फोर्स। मैंने फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, हल्की सी, एक भारी बॉडी थी, ठीक है, और एक बहुत बड़ी बोरी पड़ी हुई है, ठीक है, रेत की भरी हुई, और मैं इस पर यूँ करके क्या लगा रहा हूँ, फोर्स, उसको आगे करने के लिए। तो वो आगे जाएगा, नहीं जा रहा, और वो आगे जा रहा नहीं है। तो जब वो आगे नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ वहाँ से फोर्स लगा रही है, इसी वजह से ये आगे जा रहा। फ़र्ज़ करो वो जो फोर्स उस तरफ से लग रही है वो है कितने न्यूटन की, 100 न्यूटन की, जो कि उसे आगे जाने दे रही। तो अगर मैं 10 न्यूटन के बजाय यहाँ से लगाऊँ 20 न्यूटन, अब जाएगा आगे, अब भी नहीं जाएगा सर। वो कितनी फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा सकता है, 100 न्यूटन की। अभी तो आप 20 दे रहे हैं तो वो भी 20 लगा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा टॉपिक है, आगे जाके डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम 100 लगा सकता है। आप जब 20 लगा रहे हो तो वो भी कितनी लगा रहा है, आप 30 लगा रहे हो तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, सही है। इसकी कैपेसिटी कितने की लगाने की है, मैक्सिमम 100, ठीक है। अब मैंने 100 लगाने के बजाय, 100 न्यूटन देने के बजाय दोस्तों दे दिया इसको कितना न्यूटन, 130 न्यूटन की फोर्स मैंने दी। अब दोस्तों जब मैंने इसे 130 न्यूटन की फोर्स दी, अब बताओ ये मूव करेगा, जी सर मूव करेगा। कितनी फोर्स से, 30 न्यूटन की फोर्स से। कितनी फोर्स से दोस्तों, क्योंकि 100 और 100 तो एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे। तो ये जो मूवमेंट होगी, जैसे ही मूव करेगा एक्सेलरेशन पैदा होगा। जी सर, ये जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ये किस फोर्स की वजह से होगा, 130 की वजह से, 100 की वजह से, कि सिर्फ 30 की वजह से, सिर्फ 30 की वजह से, क्योंकि 100 और 100 तो एक दूसरे के असर को। तो ये जो 130 में से 100 आप निकालोगे दोस्तों, ये कहलाएगा कौन सी फोर्स, नेट फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी, ठीक हो गया, सही है। तो ये जो फोर्स मैं लगाऊंगा दोस्तों, हो सकता है इस फोर्स का बहुत सारा हिस्सा इस फोर्स के साथ बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, तो जब बैलेंस हो जाएगा तो इसके अंदर मूवमेंट होगी। लेकिन जब इसका कुछ हिस्सा इससे क्या होगा, ज़्यादा, दोबारा जैसे यहाँ पर इस फोर्स का कुछ नहीं कुछ अमाउंट इस वाली फोर्स से क्या है, ज़्यादा। तो जब ज़्यादा थी तो कुछ ना कुछ फोर्स बची। भाई जब इसकी अमाउंट ज़्यादा है इस वाली फोर्स से तो कुछ ना कुछ फोर्स बची। ये जो बचने वाली फोर्स है, नेट फोर्स है, ये ही प्रोड्यूस करवाती है क्या, एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करवाती है, जस्ट इमेजिन आपने 130 लगाया तो ये कितनी फोर्स की वजह से मूव करेगा, 30 न्यूटन की वजह से। 130 लगाने के बजाय अगर मैं इधर से 500 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, अब भी मूव करेगा, करेगा। क्या एक जितना मूव करेगा जैसा पहले 130 में किया, नहीं सर, अब ये और तेजी से मूव करेगा। अब जो इसकी मूवमेंट होगी वो और तेजी से होगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अब जो इसकी रफ्तार चेंज होगी वो और तेज। भाई जब तेजी से मूव करेगा तो अब इसकी रफ्तार और तेजी से चेंज होगी। तो जितनी तेजी से रफ्तार चेंज होती है उतना ज्यादा क्या बनता है, एक्सेलरेशन। यानी आप अगर यहाँ से फोर्स बढ़ाओगे तो आपकी फोर्स बढ़ाने की वजह से बचने वाली नेट फोर्स भी क्या होगी,
बढ़ेगी। भाई मैंने 130 दिया, 130 में से 100 निकला, कितना बचा? 30। अगली बार मैंने 500 दिया, तो अब 500 की वजह से फोर्स बने, 500 की वजह से एक्सेलरेशन होगा? नहीं सर, कितने की वजह से? 400 की वजह से, क्योंकि 500 में से 100 तो इस 100 के असर को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। बाकी कितना बचा? 400 बचा दोस्तों। तो वो 400 न्यूटन की जो नेट फोर्स होगी वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करवाएगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाएगी। क्या प्रोड्यूस करवाएगी? तो दोस्तों एक टेक्निकल बात सोचने की है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका मैं भी आपको बता रहा हूँ, उस तरीके के मुताबिक हमने ये देखा कि अगर हम अपनी लगाने वाली फोर्स बढ़ाएं, हम अपनी लगाने वाली फोर्स बढ़ाएं, उससे कौन सी फोर्स बढ़ जाती है? नेट फोर्स। और नेट फोर्स बढ़ेगी तो बॉडी की मूवमेंट क्या होगी? तेज़ी से होगी। तेज़ी से होगी तो वेलोसिटी तेज़ी से चेंज होगी। तो क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हमने देखा सर फोर्स हमने बढ़ाई तो क्या बढ़ गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया? बढ़ गया। क्या ख्याल है? ऐसे ही हो गया? ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम फोर्स कम लगाएं, तो जब हम फोर्स कम लगाएंगे तो फिर लाजमी सी बात है फ़र्क भी क्या बचेगा? कम बचेगा। फ़र्क कम बचेगा तो इसके अंदर मूवमेंट भी क्या होगी? जब मूवमेंट कम होगी तो वेलोसिटी भी कम चेंज होगी। वेलोसिटी कम चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी कम। यानी अगर आप नेट फोर्स आपकी कम हो जाए तो फिर क्या कम हो जाता है? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? एक चीज़ बढ़ाने से, एक चीज़ कम करने से, दिस नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इस 50 किलोग्राम की बॉडी पे अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। अगर इस 50 किलोग्राम की बॉडी पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा। एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इन दोनों सिनेरियो में चाहे फोर्स कम हो, फोर्स के कम होने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम। फोर्स के बढ़ने से, लेकिन बॉडी तो आपने कितने किलोग्राम के लिए, चाहे फोर्स आपने ज़्यादा लगाई तो भी बॉडी कितने किलोग्राम की? 50 किलोग्राम की। चाहे फोर्स आपने कम लगाई तो भी बॉडी कितने किलोग्राम की? दोनों केसेस में आप ही ने हमें बताया था सर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो दो चीज़ें आती है। क्या क्या? इज इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। ठीक हो गया। साथ में क्या लिखा है? ए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आप बताएं मिस्टर दुराब, कांस्टेंट का मतलब? आप बताएं बेटा, आप बताएं। तो कांस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के दौरान कौन सी चीज़ें जो चेंज नहीं हुई। कांस्टेंट का मतलब इस पूरे काम के दौरान कौन सी चीज़ें जो, तो मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आपने एक बॉडी ली थी, आप उस पर फोर्स कम लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन कम। आप उस पर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन ज़्यादा। किसको चेंज नहीं किया? उस बॉडी को चेंज हमने किया, उसके मास को चेंज किया। तो कांस्टेंट मतलब कौन सी चीज़ें जो एक जैसी रहेगी? वो है मास। तो ये आ गया F = ma। कौन सा लॉ? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया? सही है। ऐसा भी बयान कर सकते हैं और चाहें तो दोस्तों एक और तरीके से भी बयान कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, फ़र्ज़ करें दोस्तों, फ़र्ज़ करें दोस्तों दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी है 5 किलोग्राम की दोस्तों, एक बॉडी है दोस्तों 30 किलोग्राम की। ठीक हो गया? सही है दोस्तों। इस पे मैंने फोर्स लगा रहा हूँ और इस पे भी हम क्या लगा रहे हैं? इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ दोस्तों 40 न्यूटन की, और इस पे भी कितने न्यूटन की लगा रहा हूँ। समझना है, अक्ल से जवाब देना है। अक्ल थोड़ी सी भी हो तो उसको इस्तेमाल करते हुए क्या देना है भाई? जवाब देना है। ठीक है? सही है। कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं? इस पे भी 40 न्यूटन। ये बॉडी कितने किलो की? ये बॉडी 30 किलो की। सेम नहीं है, ये 5 किलो की और ये, बताओ। और मैं कह रहा हूँ दोनों मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोनों क्या करेंगे? मूव करेंगे। बताओ दोनों एक जैसा मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे? अलग अलग मूव करेंगे ना सर। सर ये हल्की, ये 5 किलो की, ये 30 किलो की। ये 5 किलो वाली हल्की बॉडी है तो ये ज़्यादा आगे जाएगी, यानी ये तेज़ी से मूव करेगी, यानी इसकी वेलोसिटी तेज़ी से चेंज होगी, यानी इसके पास वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? यानी इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो ज़्यादा होगा। तो क्या होगा सर? ज़्यादा होगा।
यही 40 न्यूटन जो ऊपर दिया आपके बार कितने किलो की बॉडी को दे रहे हैं? 30 किलो की। ये भी मूव किया, इसने भी मोशन की सर, लेकिन हमने देखा ये इतना तेजी से मूव नहीं की, इसने इतना तेजी से मूव नहीं किया, इसकी रफ्तार इतनी तेजी से तब्दील हुई, रफ्तार इसकी भी चेंज हुई, लेकिन इसकी तरह तेजी से नहीं हुई। इसके पास भी एक्सेलरेशन आया है, इसके पास भी क्या आया है सर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या है? क्या दिमाग ये बात कह रहा है आपको? जी सर। तो अब हमने कहा सर इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है, कोई वजह बता सकता है इसका क्यों ज़्यादा है और इसका क्यों कम है? सर इसका मास क्या है? कम है, इसका मास कम है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या है? इसका एक्सेलरेशन कम क्यों है? क्योंकि इसका मास क्या है सर? ज़्यादा। दोस्तों हमने देखा एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़, एक चीज़ बढ़ रही है तो कम हो रही है। जैसा आप कर रहे हैं ये चीज़ उसका क्या कर रही है? उलट। तो ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन कहते हैं? इनवर्स रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो हमने कहा दोस्तों बजाय यूं करने के आप चाहो एक और तरीके से बयान कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई ए का एक्सेलरेशन का इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके साथ? m के साथ, मास के साथ ना। ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? तो एक्सेलरेशन और मास का कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या दोस्तों? इज इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों सिनेरियो में कौन सी चीज़ है जो दोनों में एक जैसी है? मास इधर 30 किलो इधर 5 किलो है, कहाँ एक जैसा है? तो इधर एक्सेलरेशन ज़्यादा है इधर कम, कहाँ एक जैसा है? एक जैसा क्या है? ये फोर्स क्या है सर? दोनों की एक जैसी है। तो हमने कहा सर यहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों में क्या है? एक जैसी। तो कांस्टेंट की जगह क्या आ गया? F। तो F वन जा M यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, तो F किसके बराबर आया दोस्तों? F बराबर आया किसके? F किसके बराबर आया? ma के। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैं दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों बातें सुन लें, ठीक है। फॉर कांस्टेंट मास इफ यू इंक्रीज द नेट फोर्स देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक हो गया? ठीक है। फॉर कांस्टेंट मास इफ यू डिक्रीज द नेट फोर्स देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज आल्सो डिक्रीज। सादी सी बात ये है, द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास की वैल्यू क्या हो सर? सेम हो। एक तो ये बात होगी। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज inversely proportional to the mass of that body provided that क्या कांस्टेंट रहेगा? provided that force applied will remain same, यानी कांस्टेंट। दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट है सर न्यूटन ना। देखो न्यूटन खुद से कुछ नहीं है, असल में जो फोर्स का यूनिट है ना, बड़ी टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, असल में जो फोर्स का यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये है फोर्स का यूनिट है सर। आपकी कोई एक ज़बान नहीं है। कल आपने हमें बोला कि फोर्स का यूनिट क्या है दोस्तों? फोर्स का यूनिट न्यूटन भी है, लेकिन असली यूनिट ये है। तो वो क्यों दिया है सर? ये यूनिट पढ़ने में क्या है? बहुत बड़ा है। ये यूनिट पढ़ने में क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ का नाम बहुत बड़ा होता है तो हम उसका एक निक नेम रख देते हैं जो कि उसका छोटा नाम कहलाता है। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे तो किसी का पूरा नाम भी होता है तो पाकिस्तानी उसको छोटा कर देते हैं। अब किसी का नाम है काशिफ तो उसको प्यार से कर देंगे काशी। काशी में क्या कर दिया उसको? छोटा। किसी का नाम है शाकिर तो उसको कर देंगे शाका। हाँ आप देख लेना, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ गलत हो तो बता देना। तो ये क्या कर दिया उसको? छोटा कर दिया। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। तो अब ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो दोस्तों बजाय इसको ये पूरा पढ़े हमने इसका नाम क्या रख दिया? न्यूटन। न्यूटन खुद किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ी टेक्निकल बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, देखते हैं कौन इस बात को समझता है। अब जहाँ कहीं भी
जहाँ कहीं भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखे तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं या न्यूटन किसे कहते हैं। देखो जब हम किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब वो क्या होती है 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ बेटा बुक दें मुझे, क्या दे दें, बुक दें, तो आपको मैंने कहा कि मुझे 50 बुकें दें, आप नहीं सर कितनी बुक दें। जब खाली बुक भी बोला तो इसका मतलब कितनी बुक, 1। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से अगर पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछते हैं न्यूटन की तो चाहे न्यूटन बोलो या 1 न्यूटन बोलो, बात क्या है दोस्तों, एक ही है, ठीक है। तो 1 न्यूटन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो दोस्तों तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल चीज़ को समझते हैं किसके हिसाब से। फ़र्ज़ करो दोस्तों एक बॉडी है, उसके पास उसका मास है कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये आपने जहन में रखना है, क्या F = ma, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा एक बॉडी है, उसका मास कितना 1 किलोग्राम, कितना उसके, और वो मूव भी कर रही है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है। हमने अपनी आसानी के लिए कहा फ़र्ज़ करें एक्सेलरेशन कितना 1 मीटर पर सेकेंड। समझना है बात को टेक्निकली, तो 1 1 साथ में क्या लिखा है, फिर मीटर पर सेकेंड। ये आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसकी जगह कुछ लिखूं। अभी तो आपने बोला सर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर, तो दोस्तों इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। बताओ 1 न्यूटन की फोर्स किसे कहते हैं, 1 न्यूटन की फोर्स क्या होती है। तो अगर बॉडी हो कितने किलोग्राम की, तो ज़हन में इमेजिन करो कि अगर आपके पास एक बॉल है, एक क्या है सर, और बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है, देखते कौन इस कॉन्सेप्ट को समझता है। दोस्तों आपके पास एक बॉल है, लोहे की, स्टील की बॉल है, 1 किलो की, कितने की, ज़हन में रख लिया 1 किलोग्राम, ठीक हो गया, सही है। एक्सेलरेशन है साथ में, एक्सेलरेशन होता क्या है, 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी का चेंज होता है 1 सेकंड में, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो दोस्तों फ़र्ज़ करो यहाँ पर अगर अभी एक बॉडी मौजूद है रुकी हुई हालत में, ठीक है, तो अभी उसकी रफ्तार क्या है 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है फ़र्ज़ करो 1 मीटर, कितना है, ठीक हो गया, सही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी पे फोर्स लगाई, क्या लगाई, फोर्स लगाई, बॉडी यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ से पहुँच गई यहाँ पर। जब यहाँ से यहाँ जा रही थी तो बताओ बॉडी के अंदर मूवमेंट हुई तो इसकी रफ्तार बनी। फॉर एग्जांपल इसकी रफ्तार है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार कितनी, तो रफ्तार 0 से कितनी हो गई। फॉर एग्जांपल ये चेंज होते हुए, फॉर एग्जांपल ये चेंज होते हुए वेलोसिटी चेंज हुई, ये वेलोसिटी चेंज होते हुए टाइम लगा 1 सेकंड का, कितना टाइम लगा, तो क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में 1 का वेलोसिटी का चेंज, तो एक्सेलरेशन भी कितना 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ बॉडी जा रही है, उसकी रफ्तार यहाँ पे कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितनी थी 0, 0 से 1 कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ, कितनी देर में, 1 सेकंड में। एक्सेलरेशन भी कितना 1। मैं आपसे पूछता हूँ ये बॉडी खुद ब खुद यहाँ पहुंची, नहीं सर, आपको क्या लगानी पड़ी, फोर्स लगानी पड़ी। अनाड़ी तो सिर्फ ये बोलेगा फोर्स लगानी पड़ी, खिलाड़ी ये बोलेगा कितनी फोर्स लगानी पड़ी। तो जवाब है कितने न्यूटन की फोर्स लगाई, 1 न्यूटन की अगर हम फोर्स लगाए कितने किलोग्राम की बॉडी के ऊपर, और वो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन करवा सके, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या करवाए, एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स आपने लगाई है वो असल में कितने न्यूटन की कहलाएगी, 1 न्यूटन की कहलाएगी। तो दोस्तों 1 न्यूटन की डेफिनेशन बड़े नोट्स में लिखी हुई है। If the acceleration of 1 meter per second square produced in a body of 1 kilogram, then the force, net force acting on a body is said to be how much Newton? 1 न्यूटन, ठीक हो गया, सही है। इसी तरीके से एक यूनिट और था दोस्तों, डाइन। तो डाइन जो यूनिट था वो CGS में था, याद है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम। तो CGS सिस्टम कहता है कि फासले को किस में रखो, मास को, और S का मतलब ये जो सेकंड है, सेकंड में किसको रखो, टाइम को, ठीक हो गया। दोस्तों F बराबर होता है किसके, ma के। मास का यूनिट CGS में क्या होता है, मास का यूनिट CGS में होता है ग्राम, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम में फासला मीटर में नहीं चाहिए, अब के बार किस में चाहिए, तो क्या बनेगा, पर
सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, इसी तरीके से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी किसका यूनिट, अलबत्ता कौन से यूनिट, कौन से सिस्टम के अंदर, CGS सिस्टम के अंदर। सर इसकी भी तो दुम कितनी बड़ी निकली हुई है, ग्राम भी है, सेंटीमीटर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है, बजाय इतनी बड़ी दुम निकली हुई है। हम इसका एक शॉर्टकट नाम रख देते हैं दोस्तों, इसको प्यार से कहते हैं डाइन। सही है, ठीक है, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसी चीज़ को क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। ठीक हो गया, सही है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर एक बॉडी है 1 ग्राम की, एक बॉडी है कितने ग्राम की, 1 ग्राम, सोच सकते हो ना कितना छोटा, और उस पर फोर्स लगती है और उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 1 मंजा साथ में क्या लिखा है, ग्राम सेंटीमीटर पर, या आपको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो बताओ एक डाइन की फोर्स कब बनती है, अगर एक बॉडी हो उसका मास कितना हो, इफ अ बॉडी हैव अ मास ऑफ 1 ग्राम and produce an acceleration of how much, 1 centimeter per second square, then the force acting on this body is said to be how much dyne, 1 डाइन। कितना डाइन हो जाएगा, 1 डाइन हो जाएगा। ठीक है, सही है। बताओ न्यूटन किसका यूनिट, फोर्स का, डाइन किसका यूनिट। चलो एक टेक्निकल बात और पूछते हैं, बताओ मिनट किसका यूनिट, टाइम का। आवर किसका यूनिट, बताओ इनका आपस में कोई ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है बताओ, आवर और मिनट का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। आवर भी टाइम का यूनिट और मिनट भी। जब एक ही चीज के 2 यूनिट हो तो उनका आपस में कुछ ना कुछ क्या होता है, ताल्लुक होता है। ऐसा कब, एक ही चीज के यूनिट हो, जैसे आवर भी टाइम का यूनिट और मिनट भी। ठीक हो गया, सही है। इसी तरीके से बताओ न्यूटन किसका यूनिट, फोर्स का, डाइन किसका यूनिट, फोर्स का। दोनों एक ही चीज के यूनिट है तो इनका आपस में कुछ ना कुछ क्या होगा। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 लाख डाइनों के, हैं। इसको याद करने के लिए मैं डाइने कह रहा हूँ, वैसे डाइन वो वाली डाइन नहीं है। सही है, तो ये अब आपको याद हो जाएगा। एक अकेला न्यूटन कितनी डाइनों के बराबर, 1 लाख डाइनों के। यानी तराजू के एक तरफ 1 न्यूटन बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ उसके मुकाबले के लिए कितनी डाइनें आएंगी, 1 लाख डाइनें आएंगी। कितनी डाइनें आएंगी, 1 लाख डाइनें आएंगी। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख डाइन। ये लिख ले, नोट कर ले अपने पास।